dear students, how are you all? Today we are going to study about the science behind earthquake. Yes, आज आप जानेंगे कि earthquake के पीछे क्या reasons होते हैं. Yes, today we embark on an exciting journey into the fascinating world of earthquakes. तो आपको बड़ा ही ऐसा शॉकिंग लगता होगा कई बार कि earthquake क्यों आते हैं. So students, today we will be exploring what causes earthquakes, the different types of faults, how earthquakes are measured, the science behind seismic waves and Earth's interior, the role of seismographs and the effects of earthquakes. And in addition to that, you all shall be studying about the preparedness that is required during the earthquake. So first of all, let's understand what is an earthquake. अब जो अर्थक्वेक है बेटा वो क्यों कॉज होता है. अर्थक्वेक के टाइम पर एकदम से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी कहाँ रिलीज़ होती है, अर्थ के क्रस्ट में रिलीज़ होती है और उस एनर्जी रिलीज़ के कारण क्या है, सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं. अब अर्थक्वेक्स के पीछे कारण क्या है. मोस्ट अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, जैसे कि जिगसॉ पजल, आप अभी इस वीडियो में भी देख रहे हैं साइड में जो कॉर्नर में बनी हुई हैं, जिगसॉ पजल की तरह ना ऐसे हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. और ये जो अलग अलग पजल के पीसेस हैं, ये पीसेस भी ना बेटा एक दूसरे के साथ ना मूव करते रहते, कभी आगे कभी पीछे. ठीक है, और इन्हीं क्या बोलते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. ये जो सारा मूवमेंट होता है इन जिगसॉ पजल्स का, वी कॉल देम टेक्टोनिक प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण ही क्या है, ज़्यादातर अर्थक्वेक्स अकर करते हैं. अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल. अब आपको समझने की ज़रूरत है फॉल्ट्स क्या होते हैं. अब बेटा जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है ना, तो दे क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, है ना. फॉल्ट्स आर फ्रैक्चर्स और क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट वेयर मूवमेंट अकर्स. अब क्या होता है, फॉल्ट्स क्या चीज़ें होती हैं, ऐसे जो बीच में लाइन बन जाए या क्रैक बन जाए, फ्रैक्चर हो जाए अर्थ के क्रस्ट में, वो किस वजह से, मूवमेंट होने, किसके मूवमेंट होने पर, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट होने पर. अब सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल फॉल्ट्स जो है. नॉर्मल फॉल्ट्स कैसे होते हैं, अकर व्हेन रॉक्स मूव अपार्ट ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेस. जब कोई भी 2 रॉक्स आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चली जाएं, है ना. रिवर्स फॉल्ट्स क्या होता है, वो एक दूसरे के ज़्यादा अंदर हो जाती, कंप्रेशन फोर्स एक दूसरे के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं, दबाव ज़्यादा होता है, तो उससे हम कौन से फॉल्ट्स बोलेंगे, कौन सा क्रिएशन होगा रॉक का, रिवर्स फॉल्ट्स का. अब नेक्स्ट है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स. अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स क्या होते हैं, अकर्स व्हेन रॉक स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर ड्यू टू शियर फोर्सेस. अब दोनों तरह के फोर्सेस लग रहे हैं उसमें, है ना, कंप्रेशन फोर्स भी लग रहा है और टेंशन फोर्स भी लग रही है, यानी कि पास भी आ रहे हैं, पुश अवे भी हो रहे हैं और पास भी आ रहे हैं. तो जब ऐसे फोर्सेस जब लगते हैं तो उससे क्या होता है कि रॉक्स ना आगे पीछे थोड़ा सा स्लाइड हो जाती हैं, आगे पीछे थोड़ा सा सरक जाती हैं. तो ऐसे में कौन से फॉल्ट्स बनते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल फॉल्ट्स कौन से होते हैं, रिवर्स फॉल्ट्स कौन से होते हैं, एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स कौन से होते हैं. जस्ट गिव 2 सेकेंड एंड ट्राई टू ऑब्जर्व. नॉर्मल फॉल्ट्स में क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे सरक गई हैं, रिवर्स फॉल्ट्स में एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं, और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में दे हैव मूव्ड हॉरिजॉन्टली. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. आपने सुना होगा कई बार कि ऐसे बोलते हैं कि अरे उस मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आया. तो मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग होता है, मैग्नीट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक. कि भाई कितनी एनर्जी रिलीज़ की है, किस लेवल पे एनर्जी रिलीज़ की है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है ना. तो अब द रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक रेंजिंग फ्रॉम 0 to 10 और मोर. और मैग्नीट्यूड किस में मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पर. ठीक है. Each whole number increase on the scale represents a 10-fold increase in the amplitude of the seismic waves. तो जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो सेस्मिक वेव्स रिलीज हुई हैं, उनका वो किस स्पीड से, किस मैग्नीट्यूड से हैं, आप ये मान के चले, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें
तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। 0 जो है वो सबसे कम होता है और 10 जो है वो हाईएस्ट होता है। 5 और 6 के बाद के जितने भी अर्थक्वेक्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रक्टिव मैग्नीट्यूड हो जाता है अगर हमारा अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल 6 या उससे अबव है। ओके, so let's revise it quickly. Magnitude is a measure of the energy released by an earthquake. And what is Richter scale? The Richter scale is used to measure the magnitude of an earthquake ranging from 0 to 10 or more. Each whole number increase on the scale represents a 10-fold increase in the amplitude of seismic waves. तो हर एक नंबर जो इंक्रीज होता है बेटा, जैसे अभी 1 से 2 पे हुआ है, इसका मतलब सेस्मिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ओके, So students now understand what are the types of seismic waves. Seismic waves बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स। अब सेस्मिक वेव्स आपको पता है कि ऐसी एनर्जी वेव जो रेडिएट होती हैं अर्थक्वेक के एपिसेंटर से नीचे से अर्थक्वेक के हाइपोसेंटर से ऊपर की तरफ एपिसेंटर तक आती हैं। तो उस टाइम पर दो तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, एक होती हैं प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स। अब जो प्राइमरी वेव्स हैं बेटा ये फास्टेस्ट वेव्स हैं दैट कंप्रेस एंड एक्सपैंड रॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिस तरफ को वेव जा रही है उसी तरफ क्या है इनको और बढ़ा देती हैं ये, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या है, वो स्लोवर वेव्स हैं, स्लो हैं और वो जो ग्राउंड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं और इसी के मूवमेंट से क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड है वो शेक होता है। अब सरफेस वेव्स कौन सी होती है ये भी समझिए। स्लोवेस्ट वेव्स दैट मूव अलोंग द अर्थ सरफेस एंड कॉज द मोस्ट डैमेज। अब ये सबसे स्लोवेस्ट वेव्स होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाली भी यही वाली वेव्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे सरफेस पे जो वेव्स पहुंचती हैं वो बहुत स्लोली पहुंचती हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। सो बेसिकली देर आर 3 वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, और जो अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं दे आर नोन एज सरफेस वेव्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बेटे एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है ग्राउंड के मोशन को ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशनरी बेस एंड अ सस्पेंडेड वेट और मास दैट रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक बट रिकॉर्ड्स द मोशन ऑफ द ग्राउंड। अब सेस्मोग्राफ में क्या होता है ना बेटे, एक ऐसे कुछ मतलब लटका के रखते हैं उसको, वेट को या फिर मास को, और वो फिर ऐसे ऐसे करके ना लाइन डालता रहता है उसके नीचे जो ग्राउंड सरफेस है। उससे ये पता चलता है भी अर्थक्वेक में कितना मूवमेंट, अर्थक्वेक के कारण कितना मूवमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। सबको पता है उससे ग्राउंड शेक करता है, बिल्डिंग, ब्रिज, सारे स्ट्रक्चर्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं, सुनामीज आ जाते हैं अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक हुआ है तो, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं अगर स्लोप्स अनस्टेबल हैं जिससे क्या है रॉक का या फिर सॉइल का नीचे की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक ग्राउंड पर है तो आपको ग्राउंड शेक फील होगा, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाएंगे। अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आया तो सुनामी हो जाएंगे, और किसी रॉकी हिली एरिया में है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। अब जब भी कभी अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक इमरजेंसी प्लान हमेशा बनाकर रखें कि अगर बाई चांस कोई अर्थक्वेक आ जाता तो यहाँ पर सभी को इकट्ठा होना है। इवैक्यूएशन रूट्स होने चाहिए कि एकदम से अर्थक्वेक आ जाएगा तो सबको इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके निकलना है। एक इमरजेंसी किट आप लोगों के पास होनी चाहिए, बाई चांस अगर आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं, मतलब अर्थक्वेक के अंदर फंस जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो आपके आसपास फूड, वाटर, फर्स्ट एड सप्लाईज होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है बेटा, जो हैवी फर्नीचर और ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आप अपने आप को ना किसी टेबल, हैवी टेबल या उसके किसी कॉर्नर वाले पॉइंट पर जाकर अपने आप को हाइड कीजिए, वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती है आपके ऊपर चीज़ें गिरने की। और इस तरह से प्रैक्टिस ड्रॉप भी करें कि भाई कुछ अगर गिरता है आपके ऊपर तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।